नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी देश की स्थिति पर उपराष्ट्रपति के बयान की, सोलर एनर्जी पर पीएम मोदी के बयान की। जानेंगे कि राहुल गांधी ने क्यों कसा सरकार पर तंज। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर होने वाले फेरबदल की। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई से बिगड़े रसोई के बजट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब दक्षिण पर बीजेपी की नजर। 2 दिन के दौरे पर चेन्नई पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। सियासी जमीन तलाशने की तैयारी में बीजेपी। बंगाल में दीदी का किला ढहाने में जुटी बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का दावा, सौगत राय समेत टीएमसी के 5 सांसद देंगे इस्तीफा। सौगत राय ने कहा, राजनीति से ले लूंगा संन्यास, बीजेपी में नहीं होंगे शामिल। श्रम मंत्रालय ने दिया 1 दिन में 12 घंटे के कार्य दिवस का प्रस्ताव, आधे घंटे का होगा विश्राम। अभी तक 8 घंटे का होता था वर्किंग डे। और समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी के लिए नासा जल्द लॉन्च करेगा नया उपग्रह सेंटिनल-6। नासा के 3 दशक लंबे काम को जारी रखेगा उपग्रह। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में बदलती विचारधारा को लेकर कई बार आवाज उठाई जा चुकी है। आज एक बार फिर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने खुलकर देश की स्थिति पर अपने विचार रखे हैं। उनका ये बयान इशारों में देश की सत्ता संभालने वाली सरकार को कठघरे में खड़ा करता है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ सालों से देश की फिजा बदल चुकी है। जहां पहले एकजुटता की बात होती थी, वहीं अब बंटवारे के बोल सुनाई देते हैं। और खासकर जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से हिंदुत्व हावी होता दिख रहा है। इसे लेकर विपक्षी दल तो मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते ही हैं। वहीं अब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इशारों में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि वायरस से पहले ही भारतीय समाज 2 अन्य महामारियों, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका है। आज देश ऐसे प्रकट और अप्रकट विचारों और विचारधाराओं से खतरे में दिख रहा है, जो उसको हम और वो की काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की नई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के डिजिटल विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही बुरी महामारी है, लेकिन इससे पहले ही हमारा समाज 2 महामारियों, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो गया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक कट्टरता के मुकाबले देश प्रेम ज्यादा सकारात्मक अवधारणा है। वहीं इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला भी मोदी सरकार पर बरसने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार देश को जिस तरह से देखना चाहती है, उसे वो कभी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। आज दिग्गजों ने अपने बयान में भले ही खुले तौर पर मोदी सरकार का नाम ना लिया हो, लेकिन ये साफ बयां होता है कि देश की एकजुटता बिखर गई है, जो लोकतंत्र की नींव हिलने की ओर इशारा करता है। राजीव जी, पहले भी देश में अलग अलग विचारधारा के लोग अपनी बात रखते रहे हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में जरूरी है कि लोग अपने विचारों को खुलकर सामने रखें। लेकिन आज जिस तरह से राष्ट्रवाद और धार्मिक कार्ड खुलकर खेले जा रहे हैं, अपनी विचारधारा दूसरों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? जी सृष्टि, ये हकीकत है कि भारत में धर्म और राष्ट्रवाद, इन 2 गहरे अर्थों वाले शब्दों का राजनीतिकरण करके उसका भरपूर दुरुपयोग किया गया और बीते 6 सालों में इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। हमारे शिक्षण संस्थान, मीडिया हाउस, औद्योगिक घराने, फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां एकदम से 2 वर्ग खुलकर न दिखने लगे हों। एक वो जो पुराने उदार राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं, यानी जिसमें भारत की गंगा जमुनी तहजीब सही अर्थों में दिखती है, जहां सहनशीलता और विरोध दोनों की भरपूर गुंजाइश है। और दूसरा वर्ग वो है जो हर तरह से कट्टरता का हिमायती है, जो एक धर्म एक संस्कृति का हिमायती है, जो उग्र राष्ट्रवाद को ही सच्चा देश प्रेम मानता है और अपने से अलग विचारधारा रखने वालों से देश प्रेम के सबूत मांगता है। जिन देशों में किसी भी किस्म की तानाशाही है या धर्म के आधार पर सरकारें बनी हों, वहां इस तरह की संकीर्णता स्वीकार्य होती हैं। लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में इस तरह की संकीर्णता से देश की बुनियाद को ही चोट पहुंचती है। भारत तो उस महासमुद्र की तरह है सृष्टि, जहां कई तरह की नदियां आकर एक साथ मिल जाती हैं। इसमें अलग अलग धर्म जाति के नाम पर बैर करना या विरोधी विचारधारा को जगह न देना
ठीक नहीं है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोनोक्रिस्टलाइन सोलर फोटो वोल्टाइक पैनल के 45 मेगावाट के उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन भी किया। साथ ही युवाओं को संबोधित किया। आपको दिखाते हैं कि इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जीवन में सफल होने के गुर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जीवन में वही लोग सफल होते हैं जिनके जीवन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव होता है, और विफल वो होते हैं जो सेंस ऑफ बर्डन में जीते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव व्यक्ति के जीवन में सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी जन्म देता है। साथ ही पीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है, जो बेहद खुशी की बात है। साथ ही यहाँ के छात्रों ने, प्रोफेसर्स ने और यहाँ से निकले प्रोफेशनल्स ने सफलता के नए आयाम खड़े किए हैं। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने महामारी का जिक्र भी किया और विद्यार्थियों से कहा कि एक ऐसे समय में ग्रेजुएट होना जब दुनिया इतनी बड़ी मुसीबत से जूझ रही है, ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आपकी क्षमताएं इन चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपका पर्पस क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है और आपका प्लान क्या है। और इस मौके पर भी पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। यानी दीक्षांत समारोह में भी पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षांत समारोह में भी आत्मनिर्भर भारत को साधने की कोशिश की, लेकिन सरकार के आत्मनिर्भर अभियान से फायदा किसे मिल रहा है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आए दिन मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई देते हैं। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। देश की अर्थव्यवस्था में पहली तिमाही में भारी गिरावट हुई और अर्थव्यवस्था लगातार हिचकोले खा रही है। बुरे दौर से गुजर रही देश की अर्थव्यवस्था की वजह से आम जनता को भी अपनी आवश्यकताओं के लिए परेशान होना पड़ा है, लेकिन देश के कुछ अमीर दिन प्रतिदिन अपनी दौलत में इजाफा कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों के बाद सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट करके कहा कि साफ है कि सरकार किसका विकास करने में लगी है। दरअसल हाल ही में आई ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक गौतम अडानी की संपत्ति 1,41,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। मुकेश अंबानी की संपत्ति में 1,21,000 रुपए का इजाफा हुआ है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने एक खबर भी शेयर की जिसमें ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी देश के नए धन कुबेर बनकर उभर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। अडानी ने हर रोज अपनी दौलत में 449 करोड़ रुपए जोड़े हैं, जबकि अंबानी ने रोज के हिसाब से करीब 385 करोड़ रुपए ही जोड़े हैं। अब मंदी के दौर में जिस तरह से दोनों पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ी है, उसे लेकर विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। राहुल गांधी के तंज पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बंगाल में राजनीतिक रस्साकशी और बढ़ती जा रही है। टीएमसी ने बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी ने भी जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है बीजेपी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बंगाल में इस बार बीजेपी और टीएमसी में सीधा मुकाबला होने वाला है, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हावी होना चाह रही हैं। टीएमसी ने बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलते हुए टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता सरकार में मंत्री ब्रात्य बसु ने बीजेपी को बंगाल विरोधी बताते हुए निशाना साधा है। ब्रात्य बसु ने कहा कि यही वजह है कि 2014 से केंद्र में सत्तारूढ़ इस पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी बंगाली को शामिल नहीं किया। बासु ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं जानने वाले बाहरी लोग राज्य की जनता पर हावी हो रहे हैं। बीजेपी पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा की बेअदबी का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता गैर बंगाली बाहरियों के प्रभुत्व को कभी स्वीकार नहीं करेगी।
वे बाहरियों की मदद से हम पर हावी होना चाहते हैं। क्या हमें सिर झुकाकर रहना चाहिए? क्या यही बंगालियों के भाग्य में लिखा है? दूसरी ओर बीजेपी ने टीएमसी पर पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी ने अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए जिस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नियुक्ति की है वो बंगाली हैं या गैर बंगाली। टीएमसी को पहले बंगाल की जनता को इसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हमारे केंद्रीय नेता यहां हमारी मदद करने आए हैं, ना कि हमें फरमान सुनाने। टीएमसी बाहरियों की बात कर रही है। टीएमसी जानती है कि वो विधानसभा चुनाव हारने वाली है। यही वजह है कि वो अब इस तरह के हथकंडे अपना रही है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बंगाल के चुनाव में गैर बंगाली का मुद्दा कितना असर दिखाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही टीएमसी और बीजेपी में घमासान छिड़ा है। देखना होगा चुनाव में किसे मिलेगी जीत और किसके हिस्से आएगी हार। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद से लगातार कांग्रेस में सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस हार का जिम्मेदार कौन है। इन सवालों का जवाब तो अब तक नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से लगा था कि हाथ की पकड़ मजबूत हो रही है। उसने 15 साल पुरानी शिवराज सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया है, लेकिन सिंधिया की वजह से कमलनाथ का सिंहासन इस कदर डोला कि उस पर फिर से शिव का राज आ गया। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस के पास फिर से सत्ता पर काबिज होने का मौका था, मगर पार्टी ने उसे अपने हाथ से गंवा दिया। यही वजह है कि कांग्रेस की लगातार किरकिरी हो रही है और अब वो फेरबदल की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने के मूड में है। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को एक पद छोड़ने का संदेश दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में से किसी एक पद पर ही बने रह सकते हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष पद के लिए एक नाम तेजी से भोपाल से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में उछल रहा है। ये नाम डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधौ का है। डॉक्टर साधौ की दिल्ली में भी पकड़ मजबूत है। उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से ही पार्टी हाईकमान प्रदेश में अपनी छवि सुधारने की कोशिश में है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, जबकि नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए कमलनाथ गुट से डॉक्टर सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति, बाला बच्चन और डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधौ का नाम फहरिस्त में शामिल है, जिसमें डॉक्टर साधौ का पलड़ा भारी है, क्योंकि साधौ एक अच्छी वक्ता है, शालीन है और नपी तुली बात करती हैं। अब देखना होगा कि क्या कमलनाथ साधौ के कंधे पर अपनी जिम्मेदारी डालते हैं या नहीं। उपचुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस में हार के जिम्मेदार की तलाश जारी है, तो दूसरी तरफ कृषि कानून को लेकर लगातार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में विरोध जारी है। विरोध के चलते पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है और भारतीय रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। दिखाते हैं आपको कि 24 सितंबर से शुरू हुए इस आंदोलन से रेलवे को अब तक कितना नुकसान उठाना पड़ा है। कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शुरू हुआ अन्नदाताओं का आंदोलन पंजाब में अभी भी चल रहा है। आंदोलन के कारण राज्य में ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है, जिसके चलते पंजाब में कोयले की किल्लत भी बढ़ गई और राज्य में बिजली ना होने की परेशानी भी सामने आई। यानी अन्नदाता के विरोध के चलते पंजाब की आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से रेलवे को भी नुकसान उठाना पड़ा। 24 सितंबर से राजस्व हानि प्रभावी होने के साथ 55 दिनों में ही 825 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो यात्री ट्रेनों को रद्द करने के कारण और भी बढ़ गई है। केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा जारी विरोध के कारण रेलवे को यात्री राजस्व में 67 करोड़ रुपए सहित कुल 2220 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कृषि कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के चलते पिछले 52 दिनों से राज्य में यात्री ट्रेन और मालगाड़ी का आवागमन पूरी तरह से बंद है। इन्हीं तमाम परेशानी को देखते हुए पंजाब सरकार की अपील पर विरोध कर रहे अन्नदाता 15 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन बंद करने को तैयार हो गए हैं। साथ ही अन्नदाताओं ने शर्त रखी है कि अगर 15 दिन में सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वो फिर से प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने
ने सभी किसान संगठनों को न्योता भेजा था, जिसके बाद रेल रोको आंदोलन 15 दिन के लिए स्थगित करने के लिए अन्नदाता तैयार हो गए हैं। लेकिन ये विरोध यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर प्रदर्शन शुरू होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई से बिगड़े रसोई के बजट की। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का हाल बेहाल कर रखा है। आलू, प्याज, टमाटर और बाकी सब्जियों के बढ़ते दामों ने पहले ही जेब ढीली कर रखी है। अब तेल की कीमतों ने भी आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में अब मुसीबत ये आन खड़ी हुई है कि पकाएं क्या और खाएं क्या। आमतौर पर महंगाई में टमाटर ही लाल होता नजर आया है, लेकिन इस बार आलू प्याज के दाम में भी खूब बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी की जेब पहले ही ढीली है और अब तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खाने में इस्तेमाल होने वाले सभी खाद्य तेलों, मूंगफली, सरसों का तेल, वनस्पति, सोयाबीन, सूरजमुखी और ताड़ की औसत कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि भारत में पाम ऑयल का आयात होता है, लेकिन महामारी के कारण लगी पूर्णबंदी के कारण मलेशिया जैसे देशों में इसका प्रोडक्शन घट गया है। इसके साथ ही बीज के दाम भी बढ़े हैं। सेल से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सरसों के तेल की औसत कीमत बीते 2 दिन पहले तक 120 रुपए प्रति लीटर थी, जबकि बीते साल ये कीमत 100 रुपए प्रति लीटर थी। वनस्पति तेल की कीमत 1 साल पहले 75 रुपए 25 पैसे थी, जो अब बढ़कर 102 रुपए 5 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। सोयाबीन तेल का औसत मूल्य 110 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा था, जबकि 18 अक्टूबर 2019 को औसत मूल्य 90 रुपए था। सूरजमुखी और ताड़ के तेल की कीमतें भी पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़े हैं। इससे पहले सितंबर महीने में खाद्य तेलों की कीमतों में करीब 15% तक बढ़ोतरी देखने को मिली थी। दूसरी तरफ सरसों के तेल और सनफ्लावर के तेल की कीमतों में 30 से 35% की बढ़ोतरी देखी गई। अब खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं। इसके लिए सरकार कीमतों को कम करने के तरीकों को लेकर विचार कर रही है। साथ ही अब सरकार को ये भी सोचना होगा कि क्या ताड़ के तेल के आयात शुल्क को कम किया जाए, क्योंकि ताड़ के तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर अन्य खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ता है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए टीबी लाइव। नमस्कार।